तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ खरगवाल आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने क्लास 12th का बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उधर प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को जो मैं रेगुलर टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे बोल देना सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट कर दो करके, ठीक है। बाकी रेगुलर हमारी जो वीडियोस है 6 बजे आती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर के बिना आगे की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा आज का मेन टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आज समझने वाले हैं। तो एरिया ना बच्चों, हम लोग छोटी क्लास से समझते थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप 9th और 10th क्लास में किसी भी शेप का एरिया निकालते थे तो कुछ मीटर स्क्वायर आता था, एक नंबर आता था, तो हमें लगता था कि एरिया एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट एक्चुअल में जो बच्चों एरिया है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है, ये इसका लेंथ ले लेते हैं, एल वेक्टर ले लेते हैं जिसको, और इसकी विड्थ जो हो गई इसको क्या ले लेते हैं, बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया पता करना है ना, तो एरिया को हम L इंटू बी ना लिखते हुए आज हम लिखेंगे L वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं L और B दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका एरिया, ठीक है। तो एरिया की अगर हमने डायरेक्शन देखनी हो तो कैसे देखेंगे, कुछ नहीं करना है। मान लो L वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे है, तो आप क्या करोगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को L वेक्टर पे रखोगे, रखा L वेक्टर पे, और राइट हैंड की फिंगर्स को L पे रख के L से कर्ल करोगे B की तरफ को। तो राइट हैंड की फिंगर्स को L से आप कर्ल करोगे B की तरफ को। तो जैसे ही आप राइट हैंड की फिंगर्स को L से B की तरफ को कर्ल कर रहे हो तो थंब कहाँ को आ रहा है आपका, बाहर को ना। तो जिधर को आपका थंब आता है ऐसे बाहर को, यही आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो याद रखना, जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, किसी भी सरफेस से वर्टिकली आउटवर्ड होता है। वर्टिकली आउटवर्ड मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को होगा। मैं आपको अगर समझाऊं तो लेट अस सपोज कोई एक शेप पकड़ के लेते हैं, चलो एक ये न्यूज़पेपर ले लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस सरफेस का एरिया कितना होगा, आप निकाल लोगे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस से बाहर वर्टिकली आउटवर्ड होगा। ऐसे इस सरफेस का एरिया आप लोग निकाल लोगे, लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो होगा इससे वर्टिकली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया के बारे में सिर्फ इतना कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड वर्टिकली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, जो आपका कॉपी का प्लेन है। तो इसको हम दिखा देते हैं। मान लो कोई एक सरफेस है इस तरीके की, ठीक है। इस सरफेस का जो एरिया अगर आप निकालोगे ना, मैग्नीट्यूड में ऐसा आ रहा है, मान लो ऐसा आ रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना बच्चों, ध्यान रखना, इस सरफेस से वर्टिकली आउटवर्ड होगा। एरिया एक वेक्टर है ना, अगर डायरेक्शन की फॉर्म पे लिखना है तो इसका एरिया वेक्टर इससे वर्टिकली क्या होगा, आउटवर्ड होगा ऐसे, ठीक है। वर्टिकली आउटवर्ड मतलब समझते हो, इससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो आप निकाल सकते हो, और दूसरी चीज़ एस कैप लिखते हैं जो इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन एस कैप है, या चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, एस तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एस कैप को एन कैप लिख दो। एन मतलब समझते हो कि एरिया मैंने बोला उस सरफेस से वर्टिकली आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलर, जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो एन कैप मतलब कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अलॉन्ग द क्या होगी, नॉर्मल होगी। समझ में आ गया ना। तो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे वर्टिकली आउटवर्ड होगा, समझना, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो ये मोबाइल है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इससे वर्टिकली आउटवर्ड होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे वर्टिकली आउटवर्ड होगा। बस इतना समझना है आपने। एरिया निकालना तो आ ही जाएगा, इतना इंटू इतना कर दोगे एरिया निकल जाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर ऐसे बाहर को, इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर ऐसे बाहर को, बस इतना समझना है आपने। इतने से आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं।
तो मान लो कोई एक सरफेस बनाते हैं। अब सरफेस कैसी है, जनरली अगर मैं फोन को यहाँ पे रखूँ तो सरफेस मेरी ऐसी हो गई। इस सरफेस को मैं थोड़ा सा ऐसे रख रहा हूँ, फोन को मैं अपने ना इस फोन को ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे रख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो एक सरफेस ले लेता हूँ मैं, जैसा भी शेप बनता है थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये इस तरीके की एक सरफेस ले लेता हूँ, ये ठीक है। तो इस सरफेस से अब यहां पर को मैं एक कोई प्लस क्यू चार्ज लेता हूं, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता होना चाहिए बाहर को जाती है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे बाहर को जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है समझना, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली, क्या बोला मैंने, किसी भी सरफेस से कैसे जाने वाली बोला मैंने, परपेंडिकुलर जाने वाली। मान लो ये सरफेस है जिससे परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E, और सरफेस का जो एरिया है ना, वो एरिया क्या ले लेते हैं, S ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, S। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सुनना, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, फाई से। क्या बोला मैंने, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये निकलेगा कैसे, सरफेस से जाने वाला परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जा रहा है, ई जा रहा है सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है, इनटू उस सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया कितना है, एस, यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ गया आपका, ई इंटू कितना आ गया, एस के बराबर आ गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आप बोलोगे किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि एसआई यूनिट क्या होगी, देखो एसआई यूनिट ऑफ फाई, फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है एज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कुलम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। साथ में ले लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो न्यूटन ये आ जाएगा कुलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ये होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बताई थी, आप बोलोगे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी तो बताई थी ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर ले रहे हो तो एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, वोल्ट मीटर बच रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट होती है, एक तो ये हो गई जनरली इसको सॉल्व करके आया, और करके आप लिख सकते हो इसी को वोल्ट मीटर भी एक और यूनिट होती है इसकी, तो चाहो तो इसको वोल्ट मीटर में भी लिख सकते हो। समझ में आ गया ना। और ये है क्या, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, ठीक है ना, थ्रू दैट एरिया। तो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब आप डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से परपेंडिकुलर जाना चाहिए, या आप कह सकते हो ना, देख इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां को होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एरिया वेक्टर है आपका सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमेशा अलोंग द एरिया वेक्टर जाना चाहिए, ठीक है ना। बात तो एक ही है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था सरफेस से वर्टिकली आउटवर्ड जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर, या फिर कह सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द एरिया वेक्टर जाना चाहिए। ये आप लोग क्लियर करना, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू एस होता है, लेकिन ये तब होगा बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाए। अब मान लो ऐसा हो जाए बच्चों कि आपका सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाए ना, ये आपकी सरफेस है, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपकी मैंने सरफेस दिखा दी, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर जा ही नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो परपेंडिकुलर का मतलब है कि ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर जा ही नहीं रहा है। ये मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर जा ही नहीं रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ये इस सरफेस से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी क्या होगा,
अभी आप लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाने के लिए आपने इसको थीटा घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा? थीटा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स की जो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है तो उसको थीटा घुमा के लाओगे, तो जिधर थीटा बच्चों उधर वाला कंपोनेंट होता है ई कॉस थीटा। तो आज ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर? ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा इस सरफेस एस के, ठीक है ना। तो आज आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा समझना। हाँ, जो आज आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों फाई इक्वल टू, मैंने बोला ना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सरफेस से थीटा एंगल पे जा रहा है परपेंडिकुलर से, या मान लो इधर को जा रहा है तो आप थीटा एंगल घुमाओ जब तक कि परपेंडिकुलर ना आ जाए। तो सरफेस से परपेंडिकुलर ई नहीं है बच्चों, ई कॉस थीटा है। तो क्या लोगे? ई कॉस थीटा लोगे सरफेस के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू कितना लेते थे? एस लेते थे, ठीक है ना। ध्यान रखना, फ्लक्स की डेफिनेशन अभी अभी बताई थी, सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस का एरिया। तो अभी आपका जो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ई एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कहते हैं, तो चाहो तो इसी को आप लिख सकते हो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? ई वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा? एस वेक्टर। याद रखना बच्चों कि ए बी कॉस थीटा साइड में कहीं पे लिख लेना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है? दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ई एस कॉस थीटा को आप चाहो तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका जो फ्लक्स है बच्चों दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये याद रखना। तो यहां से हमें पता भी चल गया, दैट इज जब दो वेक्टरों का डॉट करते हैं तो एक स्केलर आता है। तो यहां से हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी हाँ बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तो आप उसको परपेंडिकुलर लेके आओगे, ठीक है ना। अब यहां पे थीटा क्या है ना, थीटा ये है बच्चों, ये चीज समझना है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हेयर थीटा, वरना न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे, इज द एंगल बिटवीन, देखो ना ई एस कॉस थीटा, तो ई और एस के बीच का एंगल है। तो बिटवीन किस किस के बीच का है? ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो न्यूमेरिकल में जब आप लोगों को थीटा पता नहीं चलता है तो समझ जाना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है तो उसको सरफेस से 90 डिग्री लाने के लिए जितना भी एंगल चाहिए, मान लो 30 डिग्री चाहिए तो थीटा 30 हो जाएगा। या फिर देखो ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां को होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, देखो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस सरफेस का ये आपका एरिया वेक्टर होगा। तो थीटा एक्चुअल में देखा जाए तो थीटा क्या हो गया? आपका ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। समझ में आया ना। तो कोई नई चीज नहीं है। थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। या इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर लाने के लिए जो एंगल चाहिए होता है वही आपका होता है बच्चों थीटा। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब कभी कभी ना इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रल फॉर्म पे लिखना भी सिखा देता हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ज्यादातर आप लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म पे यूज करोगे। तो मान लो कोई मैं एक सरफेस दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये कैसी सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। क्या है? क्लोज्ड सरफेस है, ध्यान समझना। ये हमारी क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस में फर्क समझाता हूं। ये एक सर्कल बना दिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एक शेप ये बना दिया, इन तीनों में से कौन सी क्लोज्ड सरफेस है, कौन सी ओपन सरफेस है? आप बोलोगे ये और ये क्लोज्ड है और ये ओपन सरफेस है। लेकिन एक्चुअल में पता है ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, क्योंकि हर 2 डायमेंशनल सरफेस बच्चों ओपन सरफेस होती है। तो ये तीनों की तीन ओपन सरफेस होती है। क्लोज्ड सरफेस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल सरफेस जिसमें आप कुछ भर सको, जैसे कोन हो गया, ठीक है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका स्पेयर हो गया, ये सब आप लोगों की क्लोज्ड सरफेस के अंदर आएगा। जैसे आलू ले लो, बैगन ले लो, प्याज ले लो, तो ये सारे के सारे जो वेजिटेबल्स हैं क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल सरफेस है। तो मैंने एक कोई क्लोज्ड सरफेस ली। हाँ बच्चों ध्यान रखना, क्लोज्ड मतलब समझते हो ना, 3 डायमेंशनल सरफेस, ये चीज आप अपने दिमाग में क्लियर करना। तो इस क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं मैं, हाँ छोटा सा हिस्सा। मान लो इस क्लोज्ड सरफेस का एरिया कितना है? एस है, ठीक है। तो बता, इसके छोटे से सरफेस अगर मैंने ले ली, इसकी मैंने छोटी सी सरफेस ले ली है ये,
तो बताओ ये छोटी सी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस छोटी सी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे छोटी सी सरफेस है तो इसका एरिया छोटा सा ही होगा, बड़ी सरफेस का एरिया एस है तो छोटे से हिस्से का एरिया ds है, ठीक है ना। अब इसका एरिया ds है तो ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर तो होगा ना। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था उस सरफेस से परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इससे परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर है तो इसको मैं लिख लेता हूँ ds वेक्टर। और मान लो इस सरफेस से जो आज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे। अब देखो ना छोटी सी सरफेस है इसलिए इसका एरिया वेक्टर ds लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिंस, क्या बताओ, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से थीटा एंगल पे जाए तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू कितना होता है, ई एस कॉस थीटा होता है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस क्लोज्ड सरफेस के छोटे से हिस्से की अगर बात करूं, फॉर, सुनना जरा ध्यान से, हाँ, स्मॉल सरफेस ds, अगर इस क्लोज्ड सरफेस के छोटे से हिस्से सिर्फ ds की बात करूं मैं, तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई होगा या छोटे से हिस्से के लिए डी फाई होगा। फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है तो छोटे से हिस्से के लिए कितना हो जाएगा, डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई, छोटे से हिस्से का एरिया कितना है, एस है ds है, ds है, तो ई ds कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो छोटे से हिस्से का फ्लक्स इतना हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं बच्चों ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कहते हैं, तो छोटे से हिस्से का फ्लक्स आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है तो ई डी एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बताओ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। पता है ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। तो छोटे से हिस्से का फ्लक्स आपने निकाल दिया। अब आपको इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स पता करना है, तो आप लिखते हैं फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब पूरी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स पता करना है तो आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, डी एस वेक्टर। अब तो बच्चों क्लास 11 से ही सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है बच्चों, x होता है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना बच्चों, क्लोज्ड सरफेस है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए ऐसे गोला बना देते हैं बच्चों और नीचे s लिख देंगे, तो समझदार इंसान समझ जाएगा कि आप ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हो, मतलब 3 डायमेंशनल के लिए कर रहे हो, हाँ, तो इसलिए ऐसे बनाया जाता है, तो घबराना मत, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ ऐसा बनाऊंगा तो आपको पता चल रहा है कि ये कोई सरफेस है, लेकिन एक्चुअल में हम क्लोज्ड के लिए कर रहे हैं ना, तो ऐसे गोला बना दोगे, एक रिंग बना दोगे, नीचे एस लिख दोगे, तो ये इसका मतलब इंटीग्रेशन ही है, बस क्लोज्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो डी फाई कितना हो जाएगा बच्चों, फाई। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया ई वेक्टर डॉट कितना आ गया, डी एस वेक्टर आ गया, क्लोज्ड सरफेस के लिए तो एस लिख दिया। तो यही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म, या यहां पे लिख देते हैं फाई इक्वल टू किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हाँ, ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा, क्लोज्ड सरफेस है तो इसलिए क्लोज का साइन बना दोगे, एस लिख दोगे। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म पे, इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में, तो वैसे तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने क्या बनाया, एक क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस दिखाई, इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसका एरिया वेक्टर मैंने बोला ds होगा, ठीक है। तो इससे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आज थीटा एंगल पे जा रहा है, तो इस छोटे से हिस्से के लिए फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा हमने पढ़ा है, तो छोटे से के लिए निकाल दिया हमने। अब ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी कहते हैं तो ई डॉट डी एस बोल दिया। अब पूरे के लिए पता करना है तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, बस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है तो डी फाई तो फाई हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ जाएगा, ये दैट्स इट, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर जाने वाली। परपेंडिकुलर नहीं जा रही है तो लेके आओगे, समझ में आया, तब कॉस थीटा आ जाता है, दैट्स इट।